बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम लोग जो इस वक्त बीवल टेलीविजन की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये ईद बहुत मुनफरिद है। 2020 2020 ने, इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, अपनों के बहुत करीब किया, लेकिन इस सोशल डिस्टेंस ने बहुत ज्यादा दूरियां भी पैदा कर दी। आइए हम देखते हैं, खुसूसन हमारे वो लोग जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, ओवरसीज हैं, और वो मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में मौजूद होते हैं। पिछले साल भी उन्होंने ईद मनाई होगी, इस साल भी ईद मना रहे हैं। स्वीडन से, यूरोप से हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर हुसैन साहब, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट और राइटर हैं। जुबैर हुसैन साहब, सबसे पहले बी वर्ल्ड टेलीविजन की तरफ से खुशामदीद और बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया वकार साहब। और बी वर्ल्ड टीवी की जानिब से जो है आपका ये एकदम बहुत अच्छा है कि आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इकट्ठा करने का एक अज़म लिया है। और मैं आपके चैनल के तवस्सुल से तमाम नाज़रीन को, तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक पेश करना चाहूँगा और जुबैर उम्मीद भाई, करता हूँ कि हमारा 2019 की ईद आपने कहाँ मनाई थी? 2019 की बेसिकली आपको पता है कि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारा आप समझें कि ईद हमेशा हमेशा से डिजिटल ईद ही रहती है पाकिस्तानियों के साथ। तो शायद हम उस तरीके से 2020 की ईद को इतना डिफरेंट फील नहीं कर रहे जितना कि पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी कर रहे हैं। अलबत्ता एक खासी हद तक पाकिस्तानियों की तादाद है जो हर साल ईद मनाने अपने वतन जाती है। लेकिन इस बार चूंकि आपको पता है कि हालात कुछ इस तरीके से हैं कि अगर हम अपने वतन जाते भी हैं तो हमको जो है वो क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ता है। तो ईद मनाने का जो है वो मकसद ही फौत हो जाता है। तो इस बार आप समझे कि 100% डिजिटल ईद हो रही है ओवरसीज ये पाकिस्तानियों के लिए। ये डिजिटलाइजेशन का दौर है, और इस टेक्नोलॉजी ने, जुबैर साहब, हमें बहुत आगे ले गए। हम टेक्नोलॉजी के मैदान में जब आगे बढ़ने लगे तो हम समाजी फासलों पे आ गए हैं, हम अपनों से बहुत दूर होते चले गए, और शायद एक तवील अरसे तक इसको हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। किस नजर से देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, ये डिजिटलाइजेशन या सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप कोरोना वायरस के तनाजुर से देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नई चीज़ है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए या पूरी दुनिया के लिए। स्पेशल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो आपको पता है कि डिजिटल ईद तो पाकिस्तान में उस वक्त से स्टार्ट हो चुकी थी जब हमने इंटरनेट का जो है मुतारिफ करवाया अपने मुल्क में। और हमने लोगों को एक प्रिंटेड कार्ड की जगह ईद के ग्रीटिंग कार्ड्स देना शुरू किए। फिर हमारे पास मोबाइल का एरा आया जिससे हम ईद की ग्रीटिंग्स जो है मोबाइलों के जरिए लोगों तक पहुंचाते थे। अब चूंकि एक कोरोना का जो जो पेंडेमिक का जो एरा आया है उसमें आप समझें कि सिर्फ ईद ही नहीं, हर चीज जो है वो डिजिटल हो चुकी है। और डिजिटल से मुराद ये है कि आप अपनी जिंदगी के हर तरह के मामला, यहाँ तक कि आप समझें कि घर बैठ के आपको अपने काम करने पड़ रहे हैं, सारी चीजें अंजाम देनी पड़ रही हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन मेरे ख्याल से कोई नई चीज नहीं है। इसको कोरोना वायरस में हमने कोई बहुत ही ज्यादा उसको पीक दे दिया है और हम उसको बहुत ही ज्यादा अहमियत देने लगे हैं। हालांकि यूरोपीय ममालिक या आप समझें कि दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनके अंदर ये डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत पहले से इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है इस चीज की। स्वीडन में क्या हालात हैं? पर कैपिटा जो डेथ उसमें रेशो है वो ज्यादा रहा। बहुत सुलझी हुई कौम है। यूरोप की अगर हम बात करें, इटली, स्पेन और दूसरे ममालिक बहुत मुतासिर हुए। सर फहरिस्त इनके नाम हैं। लोग केयर नहीं करते। कोरोना, अगर पेंडेमिक की हम बात करें तो शायद सीरियस नहीं लिया, या लोग ये समाजी फासले करने नहीं चाहते, या हैबिचुअल नहीं, आदि नहीं है। किस नजर से देखते हैं जुबैर साहब? अगर आप स्वीडन के तनाजुर में इस चीज की बात करें तो आपने सही फरमाया कि सुलझी हुई कौमें हैं। और आप समझे कि कवानीन की पासदारी जो है वो इन ममालिक के अंदर बहुत ही ज्यादा तरीके से फॉलो की जाती है। जहां तक रही बात स्वीडन के हवाले से, तो स्वीडन का एक फिनोमेना ये है कि वो ये कहते हैं कि हमें इस चीज के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर हमने लॉकडाउन किया, लेट्स से कि हमने लॉकडाउन कर लिया 1 माह का, 2 माह का या 3 माह का, ये कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। 3 माह बाद भी जब हमारा लॉकडाउन खुलेगा तो हमने इसी सूरत हाल का दोबारा सामना करना है। फिर इन्होंने जो है इसी तरीके से प्लानिंग अपनी जारी रखी कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम एहतियाती तदाबीर पे अमल करेंगे, जिससे ये है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आप पे आता है और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा मजबूत होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे यहाँ अमवात की शरह काफी बढ़ने लगी है पिछले दिनों। लेकिन ये
आप समझें कि एक ऐसी चीज़ है जिसको रोकना साइंटिफिक जो सॉल्यूशन है उसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अमवात हुई है ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं ओल्ड एज हाउसेस, एल्दरे बोइंदे। उन ओल्ड एज हाउसेस में ज़्यादातर एज्ड लोगों की वफ़ात हुई है। और स्वीडन का जो अपना अभी तक जो लाएअमल रहा है, वो यही है कि उनकी कोशिश यही है कि जितने भी ओल्ड एज हाउसेस हैं, उनके अंदर आपको जाने की इजाज़त नहीं, अपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने सोसाइटी को काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल करके रखा हुआ है और अवाम जो है, वो खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग पे यकीन रखती है। वो हर किस्म के जो कवानीन हैं, उनकी पासदारी करके अपने आप को महफूज़ करे हुए है। ज़िंदगी का मामलात यहाँ पर रवां-दवां हैं, हर चीज़ नॉर्मल चल रही है, हमें किसी चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं। हमें तो यही नहीं पता कि लॉकडाउन होता क्या है बेसिकली। लॉकडाउन तो उन्हें शायद पता है और जैसे पाकिस्तान हो गया, स्पेन हो गया, आप समझिए इटली हो गया, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर लोगों ने बाकायदा इन चीज़ों को फ़ील किया है क्योंकि वेलफेयर सिस्टम भी उन ममालिक का इतना अच्छा नहीं है जितना हमारे ममालिक का है। तो लोग घर बैठ के काफ़ी हद तक परेशान होते हैं कि अगर हम इसी तरीके से कंटिन्यू अपने घरों में बैठे रहे, तो हमारा रोज़गार या ज़िंदगी किस तरीके से चलेगा। स्वीडन के मामलात दुनिया से काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं, यहाँ पर आबादी कम है। आप समझें कि यहाँ पर आप अगर पाकिस्तान से स्वीडन को कंपैरिज़न करेंगे तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी, पूरे स्वीडन की आबादी 10 मिलियन है। तो अगर आप सिर्फ़ ठीक है। कराची की आबादी की मिसाल ले लें, तो आप समझें कि हम 25 मिलियन को तजावुज़ कर चुके हैं कराची में। बिल्कुल। तो अपने आप में सही बात। जी, तो वो ये अपने आप में समझ लें कि एक-एक शहर में हमारे पास 2-2 3-3 ममालिक आबाद हैं। तो इस वजह से हमारे ममालिक के अंदर इस चीज़ के फैलने का ज़्यादा खतरा है कोरोना का, ना कि स्वीडन जैसे तरक्की याफ़्ता ममालिक में। अच्छा, एक वक़्त ऐसा होता था कि खुदा ना ख़ास्ता कोई आफ़त आती थी या मुसीबत आती थी अपने मुल्क में, तो जो ओवरसीज़ बैठा हुआ पाकिस्तानी है, उसका दिल बहुत रंजीदा हो जाता था। ये जो एक आज़माइश है, ये जो एक पैंडेमिक है, ये तकरीबन 200 ममालिक को लपेट में लिया हुआ है। जी, और एक रिसेंटली एक सानिया हुआ, हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, कराची में जो प्लेन क्रैश हुआ, एक बहुत अलमनाक सानिया हुआ। जी। बड़ी रंजीदा, और एक तो पैंडेमिक के हवाले से हम डिफरेंसेस बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये 2020? हर जगह लोग जो हैं वो कैद हैं, एक अजीब-सी फ़िज़ा कायम है। ये साल किस तरह चलेगा और किस तरीके से हम इसको हैंडल करें? देखें सफ़कार, साल 2020 एक ऐसा फ़िगर था कि जिसके अंदर लोगों ने बहुत सारी जो है अपनी प्लानिंगें भी की थी, उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस साल से वाबस्ता। लेकिन आपने देखा होगा कोरोना तो काफ़ी बाद में पूरी दुनिया में फैला। 2020 में आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में भी आग लगी। हमारे यहाँ हमने देखा कि दुनिया के अंदर ज़लज़ले आए, दूसरे आफ़ात और मसाइब आए। फिर उसके बाद कोरोना और फिर पाकिस्तान में ये जहाज़ का हादसा भी पेश आया। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक अफ़सरदा जो है माहौल है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप वतन से दूर होते हैं, तो आपको अपने वतन की ज़्यादा फ़िक्र होती है, ना कि जब आप वतन में रहते हैं, तो आप शायद उस चीज़ को उस तरीके से फ़ील नहीं करते, जिस तरह एक पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ फ़ील कर रहा होता है कि आया अब कोरोना वायरस अगर मिसालें आ गया है पाकिस्तान में, तो हमारे वालिदैन जो हैं, वो अगर आप समझें कि बुज़ुर्गी के अंदर हैं, तो हम उनको किस तरीके से जो है वो इन चीज़ों से दूर रखेंगे या उनको हम सेहतयाबी की तरफ माइल करने की कोशिश करेंगे अगर बीमार हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे मसले-मसाइल हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमेशा से रंजीदा रखते हैं। अब जो ये सानिया हुआ है हवाई जहाज़ के हादसे का, तो आप समझें कि इसने तो पूरी कौम को अफ़सरदा किया ही किया। आप पूरी कौम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो इनके अट्रैक्शन है आपस में लोगों के, वो भी आप समझें कि बहुत ही ज़्यादा तरीके से आप समझें असरअंदाज़ हुए हैं। यहाँ बिल्कुल, पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शायद इसको इस तरीके से फ़ील किया कि यार शायद ये हम में से कोई भी हो सकता था। क्योंकि ये वो लोग थे जो ईद मनाने अपने एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। हो सकता था बिल्कुल, कि इस जहाज़ में कोई हम जैसा मुसाफ़िर भी सवार हो सकता था। तो रंजीदगी का जो माहौल है वो आप समझे कि उसकी कोई मिसाल हम यहाँ पर दे नहीं सकते, लेकिन हर पाकिस्तानी जो है अपने तौर पे अपनी कौम के साथ खड़ा होता है। जो भी हमारे साथ मसले-मसाइल हैं, चाहे वो कोरोना का पैंडेमिक का मसला है, चाहे हमारे पास नेशनल डिज़ास्टर आ जाते हैं, कोई मसले-मसाइल हो जाते हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा हम आवाज़ रह के जो है इन मसाइल के लिए खड़ी रहती है और मदद करती है पाकिस्तान की।
जुबैर साहब, अजीब पैंडेमिक है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत सोशल लाइफ है आपकी। मतलब अजीब एक बीमारी है जिसमें सबसे पहले अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओगे तो दूसरों को बचा सकोगे। ऐसे माहौल में सोशल एक्टिविटी करना सोशल डिफरेंसेस के साथ कितना मुश्किल है? वकार देखें, बात वहीं से शुरू होती है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो बीमारी चाहे कोई भी हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, हमने हमेशा से ये सीखा है, हमारे मज़हब ने तो ये बहुत पहले ही बताया था कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमने इन चीज़ों को अगर शुरू से ही अपनाया हुआ है, तो हमें इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस तरीके से अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को अंजाम देंगे और किस तरीके से मामलात तय पाएँगे। अगर आप स्पेसिफिक स्वीडन की बात करें जहाँ पर हम अपनी सोशल एक्टिविटी के जो है वो चीज़ें अंजाम देते हैं, कोई इवेंट इनेकाद करते हैं। आज सुबह ही जैसे कि ईद का दिन था, स्वीडन के अंदर 50 लोगों से ज़्यादा के इज्तिमात पे पाबंदी है। तो हमने हमने भरपूर कोशिश की कि मुख्तलिफ मकामात पर हमारे पाकिस्तानी जो है वो छोटी-छोटी टोलियों में जो है ईद की नमाज़ का एहतमाम करें। ठीक है। और एसओपी का वेरी गुड। बाकायदा ख्याल रखा गया। यहाँ तक कि जो सुबह हमने इवेंट रखा उसमें हमने बाकायदा N95 मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों के अंदर और हर किस्म की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मद्देनज़र रखकर हमने जो है नमाज़ ईद का एहतमाम किया। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी करना चाहें और उसको एहतियाती तदाबीर के साथ करना चाहें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक मुश्किल अमल है हमारे लिए। इसका ठीक है। बहुत ही आसान हल ये है कि आपने वही चीज़ फ़ॉलो करनी है, जो आपको कही गई है। तो इंशाअल्लाह आप खुद भी महफ़ूज़ रहेंगे, अपने साथ जो लोग सोशल एक्टिविटी में मसरूफ़ हैं, उनको भी महफ़ूज़ रखेंगे। नाज़रीन, ज़ुबैर हुसैन साहब से हमारी बात होती रहती है। माशाल्लाह आप बहुत ही मुतहर्रिक हैं अपनी उस कम्युनिटी में जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है और वो तमाम एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ज़ुबैर साहब, ये जो मुख्तलिफ टोलियों में, मुख्तलिफ ममालिक में दुनिया के हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, इनको मुत्तहिद नहीं किया जा सकता? आपने डिजिटलाइजेशन की बात की है, अब नेटवर्किंग का दौर है, अब हम बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को भी। तो इस तरह कोई हम मिक्स एंड मैच कर सकें, ये कम्युनिटी बहुत जो है वो टूट फूट का शिकार है। देखिए, टूट-फूट का शिकार जो कम्युनिटी है ना, उसमें जो सबसे बड़ा अंसर है वो हम पैदाइशी सारे के सारे लीडर हैं। हम अगर लीडर हैं, तो हम उस किस्म के लीडर होने चाहिए जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए। चौधराहट जो है उसने हमारी कम्युनिटी को जो है वो टुकड़ों में तक़सीम कर रखा हुआ है। हर बंदे ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद कायम की हुई है और हर बंदे ने दूसरे से इख्तिलाफ़ात रखे हुए हैं। और ये आपने शायद वो फ़िक्रा सुना ही होगा कि दुनिया जो है वो बुरी इसलिए नहीं है कि यहाँ पर बुरे लोग मौजूद हैं। दुनिया बुरी इसलिए है कि अच्छे लोग खामोश हैं। तो मैं जब भी बात करता हूँ किसी मीडिया चैनल पे या किसी इवेंट पे या किसी वर्कशॉप में, तो मैं हमेशा पढ़े-लिखे लोगों से ये ताकीद करता हूँ कि मेरे भाइयों, आपने आगे आना है। आप दुनिया के आगे पाकिस्तान का मस्बत चेहरा पेश करेंगे और जिस तरीके से आपने हमको डिजिटलाइज़ेशन को यूज़ करके इकट्ठा करना है, शायद हमारा हुनरमंद तबका ये ना कर सके, क्योंकि इसके लिए तालीम की अशद ज़रूरत होती है। मगर कहते हैं ना कि जब तारीकी ज़्यादा हो जाती है, तो वो आप समझे कि उजाले की नवीद है, सहर होने को होती है। तो काफ़ी हद तक हम जो है आप समझें कि इस चीज़ में कामयाब हो चुके हैं कि हम दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हों, अब हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी हर ऑर्गनाइज़ेशन के साथ कॉन्टैक्ट में हैं। अब आप मिसाल ले लें आपके अपने चैनल की, बीबल टीवी की। आप माशाल्लाह देखें दुनिया के किस हिस्से में बैठे हुए हैं और आप पाकिस्तान के थ्रू हमसे इस तरीके से कनेक्ट हैं कि हम पाकिस्तानियत की रिश्ते में जुड़ गए, हम यूरोप और थाईलैंड या सिंगापुर जैसे ममालिक को भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो बिल्कुल। आगाज़ अच्छा है और उम्मीद भी अच्छी है कि इंशाअल्लाह ये चीज़ें जो है वो जारी व सारी रहेंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हमारी पढ़ी-लिखी कम्युनिटी जो है वो खामोश बैठेगी, क्योंकि डिजिटलाइज़ेशन ने उनको उठा के क्वारंटाइन सेंटरों में डिजिटल बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया। अब हम एक-दूसरे से बहुत नज़दीक हो गए हैं, ना कि दूर। तो ये कोरोना का शायद आप समझिए कि मस्बत पहलू है कि हम इस वक़्त सारे के सारे ऑनलाइन एक-दूसरे के साथ रवाबित कायम कर चुके हैं और ये चलता रहेगा इंशाअल्लाह। ज़ुबैर साहब, कारोबारी सरगर्मियाँ किस हद तक मुतासिर हुई स्वीडन की और यूरोप की? देखिए
यूरोप की अगर आप बात करें तो आप समझिए यूरोप में वो ममालिक खासे मुतासिर हुए हैं जिनका दारोमदार टूरिज्म पे था। ठीक है। ठीक है? आप इटली की बात कर लें तो इटली तो आप समझें कि उनकी एक इकोनॉमी को आप समझें उनकी रीढ़ की हड्डी थी टूरिज्म। और जो मामला चल रहे हैं और मज़ीद चलने के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, तो आप समझें कि ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो लोगों के ज़हनों पर है, वो हमेशा के लिए इस तरीके से छपा रहेगा कि हो सकता है कि 4-5 साल बाद लोगों ने स्टार्ट करना है टूरिज़्म को, लेकिन ये चीज़ इंसानों की ज़हनों में घर कर जाएगी। आप सोचें कि लॉकडाउन जो है, उसने बच्चों की साइकी के पर भी, नफ्सियात पे भी बड़ा दबाव डाला है। बच्चों ने शायद अगर इस तरह का लॉकडाउन हमारे पास होता तो शायद हमारे बच्चों को भी ये पता होता कि लॉकडाउन क्या होता है। आप सोचें कि लॉकडाउन उस बच्चे को पता है जो इटली में है, लॉकडाउन उसको पता है जो स्पेन में। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो बेसिकली होता है लोगों के ज़हनों में, वो हमेशा के लिए घर कर जाता है। तो टूरिज़्म जो है वो यूरोप का बड़ा मुतासिर हुआ है। अगर आप स्वीडन के तनाज़ुर में बात करें कि हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से नुकसान पहुँचा। देखें, होता ये है कि जब कोई वबा फैलती है तो लोग अवॉइड करते हैं ट्रैवलिंग को। लोग टूरिज़्म से गुरेज़ कर जाते हैं। लोग रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते। तो स्वीडन के अंदर भी जो जो मेजर इफ़ेक्ट पड़ा है वो 3 इंडस्ट्रीज़ पे, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, रेस्टोरेंट पर और टूरिज़्म पर। हालाँकि स्वीडन को बहुत बड़ा टूरिस्ट कंट्री नहीं है, लेकिन ये है कि आप समझें कि एक शहर से दूसरे शहर तक भी लोग सफ़र करते हैं, तो होटलिंग जो है वो उनका एक अच्छा ठिकाना होता है, वहाँ पर रहते हैं। तो स्वीडन के अंदर डोमेस्टिक डोमेस्टिक ट्रैवलिंग जो होती है, बिल्कुल। हाँ, और ट्रांसपोर्टेशन का ये है कि आप टैक्सी ब्रांच की बात करें तो पाकिस्तानी हमारे जितने भी बिज़नेसमैन हैं, वो टैक्सी की ब्रांच से बड़े एसोसिएटेड हैं। ठीक है। और पाकिस्तानी हमारे बेचारे जितने भी बिज़नेसमैन थे टैक्सी के बिज़नेस में, उनको काफ़ी लॉस उठाना पड़ा है। और आज दिन ठीक। तक बेचारे अपने लॉसेस को कवर करने में मसरूफ़ हैं। तो स्वीडन में दूसरे कारोबार में शायद इतनी जो है वो आप समझें कि नुकसान से हमको दो-चार नहीं हुए, लेकिन जितना हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमको दचका लगा है। होटलिंग, रेस्टोरेंट ये फिर भी किसी हद तक अभी तक चल रहे हैं, लेकिन जो मेन हमारे पास नुकसान हुआ वो ट्रांसपोर्टेशन में हुआ है। अच्छा, इसमें ज़ुबैर साहब ये बताना चाहेंगे आपको कि ट्रांसपोर्टेशन, तो हम टैक्सीज़ की बात कर रहे हैं। एयरलाइन सनत जो है वो जहाज खड़े हो गए, एयरपोर्ट्स बंद हो गए, बहुत बड़े-बड़े नुकसान हैं और आपने माशाल्लाह खुद ही बात की। दुःख के साए सदा नहीं रहते, दुःख जो आए तो मुस्कुरा दीजिए। ये एक अल्लाह की तरफ से जी, आज़माइश है और बिल्कुल। द लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखें, इसका फिनोमेना आप यूँ समझ सकते हैं कि जब अच्छे दिन नहीं रहे, तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। लाइफ़ जो है वो ज़िंदगी अप एंड डाउन्स का जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल। तो कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। इंशाल्लाह हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह के जो हालात अब पैदा हुए हैं, ये मज़ीद आगे नहीं चलेंगे। क्योंकि इससे इंसान मसाइल से लड़ने का तरीक़ेकार सीखता है। हमने मुश्किल हालात में जीना सीखा है। और आप समझें कि ये जो मुश्किल हालात से अगर हम निकल गए इस मुश्किल हालात से जंग करके, तो ज़िंदगी आपके लिए आगे जो है वो फूलों की सेज होगी, ना कि काँटों का मसला होगा इसमें कोई। हाँ, ज़ुबैर हुसैन साहब कोई मैसेज देना चाहें आप पूरी दुनिया में मौजूद जो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं और ख़ुसूसन जो होम कंट्री में आपके पाकिस्तानी दोस्त अहबाब जो इस वक़्त आपको देख रहे हैं, कोई अच्छी बात, कोई अच्छा पैगाम, कोई अच्छी धारा से आप मोटिवेट करना चाहें उनको? देखें जी, हम चूँकि पाकिस्तानी हैं तो मेहदी हसन साहब का वो गाना मेरे ज़हन में आता है जब भी ईद आ जाती है कि ईद का दिन है, गले लग के आज हमसे मिलिए, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है और मौका भी है। लेकिन इस तो सोशल ऐसे डिस्टेंस ने तो ये सारे मौके ज़ाया करवा दिए। हाँ, तो अब ये है कि हालात बदल चुके हैं। बस यही पैगाम है हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए कि जितना मुमकिन हो सके आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको अमल में लाएँ और जितना आपसे मुमकिन हो सके, हम ये नहीं कहते कि अगर हम लॉकडाउन में नहीं बैठे तो हम किसी को लॉकडाउन का मैसेज दें। हमारा मैसेज सिर्फ़ आपसे इतना ही है कि अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें, अपने बीवी-बच्चों, ख़ानदान, भाई-बहनों सबका ख़्याल रखें, क्योंकि ये वबा जो ऐसी है, ये हमारा ऐसा अनदेखा दुश्मन है कि कहीं भी किसी वक़्त मौजूद हो सकता है। और अगर ठीक। हमारे मुल्क में ये वबा अगर उसने पीक पकड़ी तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ये सारे मामलात सँभलना।
अच्छा तो जुबैर साहब, आखिर में आपसे हम ये बात करना चाहेंगे कि बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको लीडरशिप का शौक होता है, चौधरी बनने का शौक होता है, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो है वो खामोशी ताने रखते हैं, नहीं बोलते हैं। बनने दीजिए, अगर है उसके उनके अंदर इतना स्टेमिना है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, करने दीजिए उनको, काम तो देखिए करें। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, हमें कोई उनसे इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन होता क्या है, देखें आप इदारे बनाइए। जब आप इदारा बनाते हैं ना, तो इदारा आपको इज़्ज़त बख्शता है। लेकिन उस इदारे के साथ आपने खुद भी उतनी ही अच्छाई करनी है, जितनी आपने लोगों से अपने लिए उम्मीद करनी है। अगर हम इदारों को मज़बूत करेंगे, इदारा हमारे मुल्क को मज़बूत करेगा। और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करते हैं, तो हम चाहे कुछ भी कर रहे हों, किसी भी इदारे से मुंसलिक हों, हमें कम से कम एक-दूसरे की टाँग नहीं खींचनी चाहिए। आप आप भी काम करें, दूसरों को भी काम करने दें, और इसी से मुल्क को फ़ायदा होता है। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं हमारे, आप समझें कि वो मुल्क का एक सरमाया है। ये एक इमिग्रेशन की जो आप टर्म्स है, उसमें इसको कह सकते हैं कि एक ब्रेन ड्रेन है। उस ब्रेन ड्रेन को हमको ब्रेन गेन के अंदर कन्वर्ट करना है, डिजिटलाइजेशन के दौर के अंदर। हम किस तरीके से अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, हमको उस पे फ़ोकस करना है, ना कि हमको एक-दूसरे की जो है लीडरशिप की जीत में हमने अपना वक़्त ज़ाया करना है। तो कोई मसला नहीं है, आप चाहे 10 ऑर्गनाइज़ेशन बनाएँ, 1000 ऑर्गनाइज़ेशन बनाएँ, लेकिन आपका मकसद सिर्फ़ इतना ही होना चाहिए कि हमें कम्युनिटी की खिदमत करनी है या पाकिस्तान की खिदमत करनी है। ब्रिजिंग करें, एक-दूसरे से कनेक्ट रहें। चाहे ही आप जो है वो बहुत अच्छे ऑर्गनाइज़ेशन चला रहे हों, चाहे आप बहुत लो लेवल की ऑर्गनाइज़ेशन चला रहे हों, बस आपने अगर जहाँ पाकिस्तान का नाम ले लिया या आपने इदारे के साथ पाकिस्तान का नाम मुंसलिक कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इख्तिलाफ़ात किसी किस्म के होने चाहिए। बस जुबैर भाई, यही टेम्परेचर कितना है इस वक्त स्वीडन में? आज करीबन सुबह 12 से 13 था, अब शायद बढ़ने के इम्कान हैं। अच्छा, जब बढ़ जाता है तो पारा कितने पे जाता है? सर्दी जब देखिए, होती है पीक पे सर्दियों माइनस की में बात आते हैं करें, आप? गर्मी की। जी, मैं माइनस सर्दी। हमारे शहर में अगर आप माइनस की बात करें, तो एक वक़्त ऐसा भी रहा है कि हम माइनस 18 तक भी गए हैं, और अब सर्दियाँ ऐसी हैं कि हम्म। हम जो है वो -4 -5 तक भी जो है वो अ, समझते हैं कि काफ़ी सर्दी है। और जब अच्छा, प्लस की अब बात ये जो गर्म ममालिक में रहने वाले लोग हैं, जब ठंडे मुल्कों में आते हैं, कोई मिजाज में तब्दीली आती है, तबीयत में मिज़ाज तब्दीली आती है, दिल ठंडे मिज़ाज होते हैं, दिमाग ठंडे होते मिज़ाज हैं? मिज़ाज में कभी असल मसला ये जेनेटिक प्रॉब्लम है हमारी। हमारे मिज़ाज में कभी तब्दीली नहीं आती। तो वो जो क्या हम क्या जिनके क्या साथ वजह है ये? गर्मी में ये गुस्सा तो समझ में आता है, सर्दी का देखिए गुस्सा कैसा होता है? देखें, इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँगा कि आप देखें कि हम कितने यूनाइटेड हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर ही क्यों ना हो। हम कितने फ़िरकों में बँटे हुए हैं। हम में अदम बर्दाश्त जो है, वो आज से नहीं, सदियों से है। शायद यही वजह थी कि हम अंग्रेज़ों के गुलामी के अंदर भी आए, और बरसगीर पे अंग्रेज़ों ने भी राज किया। तो ये आप समझें कि गुस्सा अकल को खाता है। तो ये जो हमारी खून की गर्मी है, उसने शायद हमको इतना आगे नहीं बढ़ने दिया कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझें, या हम अपनी कौम को जो है इतना शऊर पैदा कर सकें अपनी कौम के अंदर, कि हम इन मसाइल को अपने तहीं रख के उसको सॉल्व करें। ऐसा कोई जो है, शेर सुनना चाहेंगे जुबैर साहब? आप माशाल्लाह राइटर भी हैं, कोई अच्छा सा शेर हाँ, सुनाइए। असल में वो किस्सा ये है कि जब आपने चौधराहट की और दूसरे इदारों की बात की, तो फिर मुझे वो झूठ याद आते हैं जो हम एक-दूसरे के साथ करते हैं। तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक टोली है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पे यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। और गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। तो हम सारे एक ही कश्ती में सवार हैं, वाह 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 वाह! जुबैर तो भाई, मैं मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से सच बोल सकता हूँ आपके सामने, ये गुस्ताखी कर दूं? जी, जी, सर बहुत शुक्रिया। आपने इतना रुतबा दे दिया कि आप मेरे मैं तालिब चुप इल्म बन गए। जी, बोलें। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा वजूद, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा वजूद, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा,
यहाँ सच भी तो नहीं सुनने देती है दुनिया, नहीं सुन सकती है सच, झूठों की दुनिया है। देखें, आपने कहीं न कहीं स्टार्ट लेना पड़ता है। झूठों की दुनिया के अंदर भी अगर हमने अब स्टार्ट ना किया कि हम सच बोल के कोई तब्दीली लाएँ, तब्दीली का भी अगर मैं लफ्ज़ लूँगा तो शायद इसको किसी सियासी पार्टी से जो है वो वो दे दिया जाएगा, लेकिन तब्दीली जो है वो इंसान चेंज बोल दें, इंग्लिश 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 में चेंज। तो तगय्युर कहते हैं, आप जो उर्दू में कहते हैं इंसान तगय्युर पसंद है। तो हम तगय्युर पसंद। अगर एक ही सिमत में चल रहे होते हैं तो शायद वो आपकी ज़िंदगी की कामयाबी नहीं है, हमें रास्ते चेंज करने पड़ते हैं, तगय्युर जो है वो हमें लाना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर। तो इस तब्दीली के और तगय्युर के पैगाम के साथ मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो है तमाम आपकी टीम को बहुत-बहुत मुबारकबाद कि आपने ईद के दिन भी टाइम निकाल के हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक छोटा-सा सेशन रखा। और ये जो डिजिटलाइज़ेशन है और ये जो ब्रिजिंग है जिसके हवाले से हमने आज बात की, तो इंशाअल्लाह इसको हम एक तवील अरसे तक जारी व सारी रखेंगे। इंशाल्लाह। हो सकता है कि इससे जो है हमें बहुत सारे अच्छे समरात देखने को मिलें। हो माज़िद सकता है कि दिल में उतर जाएं ये बातें। जुबैर हुसैन साहब स्वीडन से हमारे साथ मौजूद थे, लाइव ट्रांसमिशन बी वर्ल्ड टेलीविजन। ईद के दिन आपने जुबैर भाई टाइम दिया, आपके मशहूर हैं, और इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से हम तमाम लोगों, खुसूसन आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी जो स्वीडन में मौजूद है और पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान मौजूद हैं, पाकिस्तानी मौजूद हैं, तमाम लोगों को आज ईद की भरपूर मुबारकबाद देते हैं। बड़ा मजा आया आपके साथ बातों करने का, और इंशाल्लाह बिल्कुल जारी रखेंगे इस कंटिन्यूटी को, और जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसको भी इंशाल्लाह आप और आपकी टीम से हम मशावरत करके कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया एक बार फिर, बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं बी वर्ल्ड टेलीविजन की लाइव ट्रांसमिशन। जुबैर हुसैन साहब जो कि एक एंटरप्रेन्योर, राइटर और सोशल एक्टिविस्ट थे, वो हमारे साथ मौजूद थे। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह किसी और दूसरे मेहमान के साथ इसी तरह की दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। जब तक अपने मेजबान वकार अहमद खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।